नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे मानव संसाधन, है ना। तो पहले हमने कुछ चीज़ों को देखा था। जनगणना के बारे में हमने देखा था, लिंगानुपात के बारे में देखा था, वृद्धि दर के बारे में देखा था। हमने देखा था कि लिंगानुपात जो हजार के अनुपात में निकाला जाता है। कुछ बच्चों का सवाल है कि हजार का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों, चूंकि जनसंख्या बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप जानते ही हैं कि देश की जनसंख्या करोड़ों में है ना। तो हम जब आंकड़ा निकालते हैं तो ये देखते हैं कि प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिला जनसंख्या है। अर्थात अगर 1,000 पुरुष हैं, आंकड़े तो हैं करोड़ों में। जैसे हमारे देश की जनसंख्या मान लीजिए 100 करोड़ है, तो इसमें कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, इसको निकाला जाएगा। तो मान लीजिए जब हम इसे करोड़ में लिखने जाएंगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए 50 करोड़ पुरुष है, 50 करोड़ महिलाएं, मान लीजिए 100 करोड़ मुझे लिखना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये देखिए इतना बड़ा आंकड़ा है। अब इसे तो दिखाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इसमें से जीरो हटाते हैं। आप देखिए हमने जीरो हटाना प्रारंभ किया, तो क्या ये लिखना आसान होगा। फिर ये हटाते हैं, फिर ये हटाते हैं। तो अब देखिए ये जो है हजार का आंकड़ा, ये थोड़ा आसान हो जाता है बताने के लिए। यदि मान लीजिए 51 करोड़ पुरुष हुए और 65 करोड़ महिलाएं हुई, तो इसे दिखाने का ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि इसे हजार में दिखाया जाए। तो इसलिए हजार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हजार का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े हैं, इसलिए हजार का प्रयोग किया जाता है कि हजार पुरुषों की अगर गिनती की जाए, तो जब महिलाओं की गिनती की जाएगी तो तुलनात्मक रूप से वो संख्या कितनी होगी। जैसे हमारे देश की तुलनात्मक जो स्थिति है वो 940 है। अर्थात यदि किसी स्थान पर गिनती की जाएगी औसत रूप से पूरे देश में, अगर यहाँ पे अगर माना जाए 1000 पुरुष है तो 940 महिलाएं होंगी। तुलनात्मक है, ये तुलनात्मक आंकड़ा होता है। अनुपात जो है, लिंग का अनुपात अर्थात महिला पुरुष का अनुपात। इसके अलावा जो जो अगला चीज है वो है आयु संगठन, अर्थात अलग अलग आयु वर्ष। तो 3 प्रकार की आयु वर्ष होती है। बालक हुए, युवा और वृद्ध। तो बालक वर्ग, बालक बालिका वर्ग किसे कहा जाता है, 0 से लेकर 15 वर्ष। और यहाँ 15 से लेकर 59, और ये 60 वर्ष से ऊपर। तो ये 3 कैटेगरी में जैसे हमने बांटा है। तो जो बालक बालिका वर्ग है, इसमें ज़्यादातर लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं, चूंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे। और ये लोग निर्भर होते हैं युवा या वृद्ध लोगों पर, जो कि उनसे बड़े होते हैं। और साथ ही साथ जो हमने पहले देखा था, अपने अपने पुराने क्लास में भी देखा होगा, बाल बच्चों को जो है बाल श्रम नहीं कराना है। 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की काम पे रखना और उनसे काम करवाना पूरी तरह से मना है। और उसके लिए बहुत सारे नियम भी बने हुए हैं। जो इस वर्ग के लोग हैं निर्भर होते हैं युवा और वृद्ध वर्ग पे, जो उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सबसे अधिक सक्रिय जो है वो युवा वर्ग है, 15 साल से लेकर 59 साल के बीच इन्हें माना जाता है। और इस वर्ग के लोग ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, आय का साधन अपने परिवार के लिए बनाते हैं और अन्य ज़रूरतें और परिवार की सहायता इनके द्वारा की जाती है, मुख्य तौर पे ये माना जाता है। और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इसी वर्ग के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, गतिशील रहते हैं। उसके बाद आता है वृद्ध वर्ग।
अर्थात 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग को माना जाता है, जो कि नौकरी पेशा नहीं होते, पेंशन पे रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़रूरत के लिए युवा वर्ग, उनके परिवार के जो उनके बच्चे होते हैं उन पे निर्भर होते हैं और अपना क्रियाकलाप करने के लिए ये उनके आधार पे काम करते हैं। तो ये है आयु का जो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। इसमें जो है एक संगठन बनता है, आलेख एक बनाया जाता है, जो आलेख बहुत ही काम का होता है। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग उम्र के लोगों को इसमें रखा जाता है कि किस उम्र के लोग कितने लोग हैं। अर्थात ये जो है इसमें पैमाना निकाला जाता है 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 और फिर इसके बाद 10 से 14। इस प्रकार से ये अलग अलग आयु का एक ग्राफ बनाया जाता है, जो ग्राफ ये प्रदर्शित करता है, ये आलेख है जनसंख्या का प्रतिशत किस प्रकार से बटा हुआ है। और जो ये दिखाता है, ये महिला पुरुष का बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आयु वर्ग के आधार पर किस प्रकार से विभाजन हुआ है। ये होगा आपका 15 से 19 वर्ष, ये वर्ष है। तो इसमें ये देखा जाता है कि ये बालक का होगा और ये बालिका का इस तरह होगा। अब इसमें देखा जाएगा कि जनसंख्या कितनी है ना। तो इसमें जनसंख्या निकाला जाएगा, मिलियन में निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ एक बनाया जाएगा, मैंने बीच में रख दिया है। तो ये इस आयु वर्ग के लोग जो हैं 0 से 4, मान लीजिए इसमें कितने लोग हैं, बालक। अब अगला इस तरह आता है 5 साल से 9 साल तक कितने लोग हुए। और ये है, ये स्केल है जिसमें जनसंख्या के लिए आंकड़े बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया जाता है। तो ये जो ग्राफ होता है ये दर्शाता है कि किस प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। तो ये जो आलेख बनता है विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है, और ये जो आलेख है ये अलग अलग प्रकार से होता है। भारत का जो आलेख है कुल मिलाकर वो इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से पश्चिम अफ्रीका जो है उसका आलेख कुछ इस तरह का है। ये भारत का है, इसमें बॉक्सेस बने हैं समझिए। जैसा हमने यहाँ आयु दिखाया था उस प्रकार से ये आंकड़े बने हुए हैं। और जो यूरोप है, पश्चिम यूरोप है, उसका आंकड़ा कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि इससे ये साफ पता चलता है जो भारत है वहां पे जो आयु का डिफ्रेंसिएशन है वो एक संरचनात्मक रूप से हुआ है। जो पश्चिम अफ्रीका है पश्चिम अफ्रीका में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है बनिस्बत की बड़े लोगों की और बुजुर्गों की। भारत में एक तरफ आप देख सकते हैं ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा हुआ है। जो यूरोप है, पश्चिम यूरोप, उसमें आप देख सकते हैं कि वृद्धों की संख्या जो है वो ज़्यादा है युवा की, उसके बाद है, और उसी प्रकार से बच्चों की संख्या, या आप इस प्रकार का पिरामिड देख पाएंगे, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो है ये दिखाता है कि युवाओं की संख्या, जो हमारे देश में जैसे बच्चों की संख्या अधिक है तो धीरे धीरे जो ये बड़े होंगे तब हमारे पास युवा शक्ति अधिक होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा शक्ति अधिक है। और यहाँ पे जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो वृद्ध वर्गों को और बच्चों को देखभाल करने के लिए समर्थ है। लेकिन यूरोप में जैसा आप देखेंगे कि जो संख्या है वृद्धों की भी अधिक है, एक तरह से बराबर के आसपास है बच्चों की, वृद्धों की और युवा वर्ग की, जो कि एक ऐसे समाज को दिखाती है कि ये इस तरह का यदि है, चूंकि वहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुकूल वातावरण मिलता है। भारत में जो है
यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पश्चिम यूरोप के देश हैं, बहुत ज़्यादा ये विकसित देश हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि के उपाय भी अपनाए जाते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार आलेख बना है। लेकिन आने वाले समय में ये एक परेशानी भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में गंभीर स्थिति होगा। और उस समय पे जैसे अफ्रीका का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले समय में जब वे बड़े होंगे तो जनसंख्या का घनत्व और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जनगणना जो होती है, इससे इस प्रकार के आंकड़े निकाले जाते हैं, अलग अलग आयु वर्ग में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से लोग जी रहे हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि काम और कार्यशील जनसंख्या कितनी है, क्योंकि किसी भी देश का जो कुल मिलाकर जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, वो कार्यशील जनसंख्या के आधार पे होता है। हमने पहले देखा था कि 15 साल से 59 साल के लोग बहुत ज़्यादा कार्यों में सम्मिलित होते हैं, जो कि इस कैटेगरी में हमारे आते हैं। और उनकी संख्या कितनी है, बहुत सारे कार्य उनके लिए किए जाते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक आर्थिक कार्यों में उत्पाद की गतिविधियों को जोड़कर देखा जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो कार्य है कृषि पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं, साथ ही साथ 10% से अधिक लोग आंशिक उत्पादन का कार्य करते हैं या कि उस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक कार्य में नहीं लगे हुए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 32% लोग मुख्य उत्पाद कार्य में लगे हुए हैं। 32% आप देख सकते हैं, क्योंकि देश में 30% है, हमारे यहाँ 32% है, और 16% लोग आंशिक उत्पादन, अर्थात कुल मिलाकर 48% लोग इस प्रकार कार्य में लगे हैं। 52% के लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देश का जो आंकड़ा है, हमने पहले जैसे देखा था कि 60% लोग यहाँ हैं जो कार्यों में, लेकिन सिर्फ 40% लोग हैं जो कि उत्पाद के कार्य में लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारी स्थिति अच्छी है। इसी के साथ साथ एक और बात है, साक्षरता। चूंकि हम जानते हैं मानव संसाधन जो है उनके लिए साक्षरता बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। साक्षरता से लोगों का ज्ञान बढ़ता है, न सिर्फ ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन स्तर बढ़ता है, साथ ही साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। चूंकि नया टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो है वो साक्षरता के साथ आता है, कौशल विकसित होता है। हमारे देश में साक्षरता की दर 74.04% थी 2011 में जब हमने देखा था। और इसमें से जब स्वतंत्रता के समय जनगणना हुई थी तो उस समय सिर्फ 18% था, अर्थात पुराने समय में बहुत कम साक्षरता दर थी। धीरे धीरे ये बढ़कर 74.04 हुई 2011 की जनगणना में पता चली। जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग राज्यों का औसत जो है वो अलग अलग है, जिसमें हम देख सकते हैं कि केरल 93% है, लगभग 94% है, मिजोरम का 91%, त्रिपुरा का 87%, इस प्रकार से आंकड़े अलग अलग हैं। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, साक्षरता दर आप पता कराइए बच्चों की कितनी है। झारखंड में 67.65 है, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। तो ये साक्षरता निर्धारित करती है कि कितने लोग हमारे अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग इस प्रकार के कामों में हैं जो कि साक्षरता से संबंधित है, अर्थात एजुकेशन का स्तर क्या है, वो भी इन चीज़ों से पता चल पाता है। तो क्या एक और सोचने वाली बात है कि क्या जनसंख्या का आंकड़ा जो है विकास से जुड़ा हुआ है? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी खोज बहुत समय से लोग कर रहे हैं। अधिक जनसंख्या है तो इसका मतलब ये है क्या वहाँ विकास होगा या नहीं होगा? तो इस बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है, जिसमें अमर्त्य सेन का नाम, जो कि हमारे भारत के अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम बहुत हद तक हम सुन सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ इस क्षेत्र में, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने निकाले हुए हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो इस चीज़ का पता लगाते हैं कि जनसंख्या का विकास से क्या वास्ता है। और साथ ही साथ इसका क्या संबंध है गरीबी से। यदि कृषि का क्षेत्र हम देखें तो हम एक उदाहरण जैसे देखें, यदि किसी परिवार के पास 10 एकड़ खेत है
ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, 10 एकड़ खेत है और परिवार में 4 लोग हैं। अभी तो उत्पादन हो जाता है तो ये 4 लोगों में बंटता है ना। जनसंख्या और विकास और गरीबी हम देख रहे हैं। 4 लोग हैं, साधारण तरीके से खेती करते हैं, तो 10 एकड़ से उनका पालन हो जाता है। अब परिवार में मान लीजिए 4 लोग और हो गए, अर्थात अब 8 लोग हो गए। जमीन उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ गई, है ना। विकास होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए उन्होंने आधुनिक साधन उपयोग किया, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया, अपने फसल का उत्पादन बढ़ाया, समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चीजें, तो अब ये देखना निश्चित तौर पे अध्ययन करने का विषय होता है कि यदि 10 एकड़ खेत है, खेत तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि खेत तो सीमित है। आज के समय में ये रबड़ भी नहीं है कि इसे खींच के बढ़ाया जाए। तो अब ये देखना होगा कि 8 लोग हो गए, आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तब अर्थशास्त्री इसका फिर विश्लेषण करते हैं। क्योंकि इस विश्लेषण में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आय कितनी हुई, उनको इसमें अपना कितना तकनीक के लिए खर्च करना पड़ा, कितना उनके खाने पीने पे व्यवस्था होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सिर्फ आय वृद्धि नहीं होता, आय का जो खर्च होता है, जीडीपी जो होता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उससे इस चीज़ का पता चलता है कि कुल मिलाकर जो जनसंख्या है उसका गरीबी और विकास से क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कुछ मूलभूत मापदंड बनाए हुए हैं, जिसके आधार पे इन चीज़ों को निकाला जाता है। तो मापदंड है, तो सबसे पहले जनसंख्या और विकास के संबंध में जो मापदंड है कि औसत आयु कितनी है, अर्थात कुल कितनी उम्र तक व्यक्ति जीवित है। अर्थात यदि कहा जाए किसी देश की औसत आयु 75 वर्ष है, तो इसका ये मतलब ये होगा कि औसत आयु बहुत अच्छी है, अर्थात लोग ज़्यादा समय तक जीवन जीते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि जल्दी मृत्यु हो जाती हो, और कुछ लोगों की मृत्यु बहुत देर से होती है 75 वर्ष के, लेकिन औसत जब निकाला जाएगा तो वो निकलेगा 75 वर्ष। तो वो बहुत अच्छी आयु है, जिसे संभावित आयु कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा मापदंड है शिक्षा। ये देखा जाता है कि कितना शिक्षा का स्तर है, तो ये विकास के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा एक और मापदंड है आर्थिक विकास। कि आर्थिक तौर पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अर्थात जैसे यहां हमने जो उदाहरण देखा, 8 लोग यहाँ पे हैं घर में और 10 एकड़ खेती है, तो इनका जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है इनका, वो जितना होगा उसको 8 से डिवाइड किया जाएगा और फिर निकाला जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो यह है आर्थिक विकास का पैमाना जो कि निकाला जाता है। भारत का विश्व में स्थान 130वां है। है ना, इसे आप देख सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से होता है, वो पूरे बहुत सारे सर्वे करते हैं, आंकड़े निकालते हैं और उसके आधार पे इनका पैमाना बनाया जाता है। जो इसके आधार पे ये तय किया जाता है कि अलग अलग देशों में लोगों के जीवन जीने का स्तर क्या है, जनसंख्या के आधार पे विकास किस प्रकार से होता है। और हमने देखा कि गरीबी जो है, जनसंख्या का गरीबी से क्या नाता है। तो साधारण तौर पे हमें लगता है कि जनसंख्या बढ़ने पर गरीबी बढ़ जाती है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है, बातें चल रही है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में जो कुल उत्पादन है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ में ये भी सच है कि अगर लोग बढ़ते हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि अधिक लोग काम करते हैं। अब ये अर्थशास्त्रियों के लिए देखने वाली बात है कि किस प्रकार से वो इसका विश्लेषण करते हैं। बहुत सारे पैमाने होते हैं जिस पर इसको देखा जाता है। कई देशों में आबादी कम होती जा रही है, लेकिन जो सरकारें जैसे रूस है, वहाँ पे आबादी कम हो रही है, तो सरकार की ओर से प्रयास होता है कि आबादी को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। कुछ देश ऐसे जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये एक चिंता का कारण होता है। आबादी यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आबादी बहुत कम बढ़ रही है, तो दोनों स्थितियाँ बहुत खतरनाक है। एक निश्चित पैमाना होता है जिसपे आबादी को बढ़ना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ देश का विकास हो, कार्य क्षमता बढ़े, मानव संसाधन बढ़े,
जिसे आप समझ सकते हैं इतना सरल और आसान नहीं है। ऊर्जा का जो स्रोत है वो सीमित है, लेकिन ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थात शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश में लोगों के बीच होता है। जैसे भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश है जहाँ पे 1000 किलो तेल से भी कम खपत होती है, अर्थात खपत को आधार माना जाता है। कितनी खपत, असमानता का पता इससे चलता है। अमेरिका जैसे देश में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस वहाँ पे जो है आबादी कम है, लोग कम हैं, तो इसके कारण कुछ संसाधनों का कम उपयोग होता है। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा इसमें हिसाब किताब अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगाया जाता है कि जनसंख्या और गरीबी जो है वो किस प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ जिस देश में आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उन्हें करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ बाल मृत्यु दर, कुछ देशों में बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, अफ्रीका इत्यादि के देश हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा स्वास्थ्य और साक्षरता नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी नहीं है, तो वहाँ पे गरीबी भी है। जनसंख्या का जो मापदंड है, जैसे हमने पश्चिम अफ्रीका को देखा था कि वहाँ पे जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बना हुआ है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की, लेकिन उन बच्चों को यदि संख्या अधिक है तो उनको बहुत अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, साथ ही साथ उचित पोषक आहार की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल पा रही नहीं और इसी से गरीबी का निर्धारण होता है। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं और अपना जीवन सही तरीके से जीती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी होती है और उनको पता होता है कि उनको बच्चों की संख्या सीमित होनी चाहिए। साथ ही साथ परिवार के लिए उनकी ओर से लालन पालन और पोषण पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित है तो मानव संसाधन के विकास का सबसे सही तरीका है औसतायु, शिक्षा, आर्थिक विकास जो उसके परिवार का है, घर का है, और इसी के आधार पे देश के तरक्की की भी उम्मीद की जाती है। तो मानव संसाधन में बच्चों आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन बना हुआ है जिसे आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की खबरें लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।